अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सिंध हो या पंजाब, कच्चे के डाकू और इनकी कारस्तानियों के बारे में अक्सर खबरें आती रहती हैं और बदकिस्मती से हमारी पुलिस तो उनके आगे जैसे बेबस नज़र आती है। दरियाए सिंध के किनारों के साथ साथ बेलों यानी जंगलात में उन्होंने अपनी आमाज गाहें बना रखी हैं और मौका मिलते ही शहरी इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर ये वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट के मुताबिक ये कच्चे के डाकू शहरियों के अगवा बराए तावान से सालाना 1 अरब रुपया इकट्ठा करते हैं। जी हाँ, 1 अरब रुपया। इनके पास ऐसा जदीद असलहा है कि पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से तबाह कर लेते हैं। तैयारा शिकन हैवी गन्स इनके पास मौजूद हैं। ये दिन दहाड़े शहरी इलाकों में असलहे की नुमाइश करते हैं, दहशत फैलाते हैं, दहशत डालते नजर आते हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। रियासत ऐसे जैसे मजबूर नजर आती है। जब पुलिस फिर इनके पीछे जाती है तो जदीद असलहे के साथ हमला करते हैं। हमारे जवानों की कीमती जानें चली जाती हैं। अभी 2 दिन पहले ही रहीम यार खान के इलाके कच्चा माचका में घात लगाए डाकुओं ने पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया और 12 जवान शहीद हो गए। देखिए आईजी पंजाब ने इस हवाले से क्या कहा। ये हमने ऑपरेशन शुरू किया जो कि कंटिन्यूस था, हमने हमेशा कहा, और उसके बाद रिटेलिएट किया है। उसमें एक डाकू भी हलाक हुआ है, 5 जख्मी भी हुए हैं। एक मैसिव लॉस है, लेकिन हमारे जवानों से आप पूछ लीजिए, उनकी हौसले उसी तरह बुलंद हैं। हम लोगों ने ये चौकियाँ, ये फ्रंट कैंप, ये बेस कैंप्स लगाए ही इस वजह से ताकि इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो, कोई नो गो एरिया ना रहे। अगर एक ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए जिसमें आप मौसमी ट्रेन की वजह से फंसें तो उसको ना नाकामी करार दिया जा सकता है। हाँ, मैसिव लॉस ज़रूर है और इसका बदला भी इंशाअल्लाह ताला हम लेंगे। ऐसा नहीं कि इन डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हुए। कभी छोटू गैंग तो कभी ये बशीर शर गैंग पुलिस वालों का खून बहाकर रियासत के रिट को चैलेंज करते रहे हैं। गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों में सिंध हुकूमत ने कच्चे के इन्हीं डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें फ़ौज से भी मदद लेने की एक तजवीज़ सामने आई थी, लेकिन फिर नामालूमात वजूहात की बिना पर यह ऑपरेशन नहीं किया गया। अब कच्चे का इलाका होने की वजह से यहाँ ऑपरेशन करना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर ये आबाद हैं। कच्चे में बहुत बड़ी तादाद में आबादियाँ हैं। इन आबादियों में खुश्क, जागिरानी, छाछड़, घुनिया, तिगानी, सुंदरानी समेत मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग रहते हैं, वो आबाद हैं। इन बिरादरियों में मौजूद डाकुओं को ढूंढना, उनकी निशानदही करना और कार्रवाई करना एक कठिन काम है। 1992 में पाकिस्तान आर्मी ने एक मौसर ऑपरेशन के ज़रिए इन्हें ख़त्म किया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फिर ये डाकू इन आबादियों में जा बसे। अब सवाल ये है कि इन डाकुओं के आगे पुलिस बेबस क्यों है? पुलिस ने जितने भी ऑपरेशन किए हैं वो भी इन डाकुओं का सफाया करने में नाकाम क्यों है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से आज कच्चे के डाकुओं से निमटने के लिए सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज़ भी सामने आई है। सवाल ये है कि क्या डाकुओं का कला कमा करने के लिए बैनुल सूबाई पुलिस ऑपरेशन काफ़ी रहेगा या फिर यहाँ एक मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत है? अभी एक पुलिस एहलकार अहमद नवाज़ की एक वीडियो भी डाकुओं ने वायरल की है, जिसमें वो पुलिस एहलकार अहमद नवाज़ ये कह रहा है कि उनकी जान ख़तरे में है। इन्होंने शाम 5 बजे का वक्त दिया हुआ है और उनकी जान बचाई जाए। वो पंजाब हुकूमत से, फेडरल हुकूमत से वो ये मदद मांग रहे हैं कि उनकी जान को बचाया जाए। ये कह रहे हैं कि उनके मुतालिबात सुने जाएं, उनके मुतालिबात को देखा जाए। तो हालात यकीनन वहाँ पर कशीदा है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अजीज़ुल्लाह खान साहब, साबिक DSP हैं, कच्चे के इलाके में ये रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं। लेकिन अजीज़ुल्लाह खान साहब की एक वीडियो इस हवाले से बड़ी वायरल हो रही है। वो उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, जो ये कच्चे के डाकू कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर वो बड़ा गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। हमारी जो IG पंजाब साहब हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे बयानात दे रहे हैं। मेरे साथ अजीज़ुल्लाह खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ुल्लाह खान साहब। हमने आपकी वीडियो प्ले की जिसमें आप बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डाकू क्या आपको बता के आए? आप कैसी बातें करते हैं कि वो अंधेरे में आएंगे? ज़ाहिर है वो आपको बता के तो नहीं आएंगे। अब पुलिस पर आपने बड़ी तनकीद की है, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस के जवान ही अपनी ज़ाहिर है शहादतें भी दे रहे हैं, 12 पुलिस एहलकार शहीद भी हुए हैं। क्या प्लानिंग अच्छी नहीं है? 24 साल से हमने देखा ये ऑपरेशन जारी है, कुल 52 ऑपरेशन हुए हैं, 34 एहलकार शहीद हो चुके हैं। क्या वजह है कि हम आज तक
कच्चे के जो डाकू हैं इनका मुकम्मल सफाया नहीं कर सके? थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी। तो आपने अभी 1992 के जो जिक्र किया फौज का और पुलिस का जो कंबाइंड ऑपरेशन था, मैं उस वक्त SHO कोर्ट सबजल था। ये 1992 की बात है और सिंध ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो मुझे मेरी पोस्टिंग जुल्फकार चीमा साहब होते थे उस वक्त SSP और मैं SHO कोर्ट सबजल था। और अलादीन ख्वाजा, AD ख्वाजा एक नाम है, वो ASP हुआ करते थे सादकाबाद के। अब उसमें हमारी खुशकिस्मती ये थी कि पाक फौज हमारे साथ थी और सिंध पुलिस भी हमारा साथ दे रही थी, जो कि अक्सर गिला रहता है पंजाब पुलिस को कि सिंध पुलिस उनका साथ नहीं देती। अब उस तरफ से हमारी मीटिंग्स होती थी, डैरकी बाड़ो फौज के जो मेजर साहब थे उनके साथ मेजर न्याजी हुआ करते थे और हमने बड़े कामयाब ऑपरेशन किए और हमने इनको तकरीबन खत्म कर दिया। सही। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कि जो कैलिबर है पुलिस फोर्स का और उनकी ट्रेनिंग जो है वो उतनी बेहतर नहीं है और हमेशा ये कहा जाता है कि इनके पास वसाइल की कमी है, हालांकि फंड्स तो बेतहाशा होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी फंड्स प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होते। अब मैं जो IG साहब से हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने वो सारा इलाका देखा हुआ है, मैं उस इलाके में मैंने सर्व किया है। थाने कोट सबजल पे मेरी 6.5 साल की पोस्टिंग बतौर SHO, भोंग मेरी 2 पोस्टिंगें हैं और हमने इन डाकुओं के साथ बड़े मुकाबले किए हैं और हमेशा इनको दूर रखा है अपने आप से। अब पॉलिसी जो है वो डिफेंसिव हो गई है। पहले हम अग्रेसिव हुआ करते थे, हम लोग इनके ठिकानों पे जाके रेड किया करते थे। अब ये बैठ के इन्होंने चौकियां बना दी, चौकियां पहले भी थी, छोटी छोटी चेक पोस्ट थी, लेकिन हम उन्हें अपनी चौकियों तक आने नहीं दिया करते थे। और अब जो है ये देखें वहां की जो पुलिस है, अब मैंने इससे पहले 3-4 वीडियोस बनाई हैं, शायद वो आपकी नजर से नहीं गुजरी, कि बेसरो समानी का आलम है। इन्होंने गड्ढे खोद के उसमें इन्होंने मोर्चे बनाए हुए हैं, पीने को पानी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। और बंद बचाओ बंद जो है ये जमालदीन वाली से शुरू होता है, बल्कि थाना इसका आबादपुर है, यहाँ से शुरू होता है और ये माचका और इससे आगे चला जाता है सिंध तक भी। ये बचाओ बंद बेसिकली दरिया सिंध के साथ साथ है। इसमें इन्होंने 42-43 चेक पोस्टें बनाई हुई हैं। अब वहां ये आलम है कि शाम को 4 बजे ये छोड़ देते हैं मुलाजमों को, सारी रात वो वहां बैठे रहते हैं, असला उनके पास पूरा नहीं है, गन्ने उन्होंने सीने से लगाई होती हैं और किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन समझ में नहीं आता, ये कोई हल नहीं है। आप देखें यहाँ पर पाक फौज ने बड़े बड़े दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं, उनका कला कामा किया है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया है, बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं। तो फिर ये जो रियासत के अंदर रियासत बनाए बैठे हैं, रियासत के रिट को चैलेंज कर रहे हैं, इनसे निपटना हमारे लिए मुश्किल क्यों है? आपकी बातों से तो लग रहा है वसाइल की कमी भी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, हम इतने उसके बावजूद डिफेंसिव क्यों हैं? फिर देखें, जो मेन बात मैं आपसे अर्ज करूं वो ये है कि जी पुलिस पे अब ट्रस्ट नहीं रहा, लोगों का अवाम को ट्रस्ट नहीं है। पुलिस ने उनके साथ वो हाल किया है कि जो भी मिला उठा लिया और उसको चालान कर दिया। आज मैं FIR देख रहा था, 131 बंदों पे चालान FIR नामजद इन्होंने कर दिए जी। जो जिसका मुखालिफ है, जो इन्हें नाम बताता है वो नाम लिख देते हैं। फिर इसी तरह जो ये 3 जवान शहीद हुए हमारे इस पे, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, अब मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो ये जो 3 जवान शहीद हुए थे पिछले हफ्ते, उसमें मुझे कॉल्स आए कि सर हम तो थे नहीं यहाँ, हमारा नाम लिखा गया है। क्योंकि मैं वहां रहा हूँ, मेरे ताल्लुकात तो अब भी हैं उन लोगों के साथ। तो जब आप बेगुनाह लोगों को लिखोगे, उन्हें उठा के बिठाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि जी करप्शन की शिकायत जो है वो बहुत ज्यादा है कि जी आपने बंदे उठाए, नाजायज उठाए और उनसे लाखों रुपए आपने लिए और उनके बाद छोड़ा, तो फिर वो क्या करेंगे? पूरे गांव जो है वो चंदा इकट्ठा करके अपने बंदे छुड़ाते हैं। और फिर नफरत, जो मौरूसी नफरत तो वैसे पुलिस के खिलाफ बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये नफरत वहां खत्म नहीं हो रही। कौन इंफॉर्मेशन देगा? देखें, बगैर इंफॉर्मेशन के आप वहाँ मिसाइल तो नहीं दाग सकते ना। जाहिर है वहाँ पर बिरादरियां हैं, वहाँ पे बच्चे हैं, खवातीन हैं, हमारे दौर में बड़े पैमाने पे ऑपरेशन करना भी बड़ा मुश्किल है। जी देखिए, सारे क्रिमिनल तो नहीं है ना, क्रिमिनल तो कुछ हैं। अब आपने बिरादरियों का जिक्र किया, उसमें लुंड बिरादरी है, कोश बिरादरी है, शर बिरादरी है, दश्ती हैं, इंदड़ हैं, और ये इतनी बिरादरियां बैठी हैं, इनमें कुछ क्रिमिनल हैं और इनकी आपस में दुश्मनियां बढ़ी हैं।
देखिए, जो स्टार्ट जो होता है वो ये होता है कि इनकी आपस में एक ने किसी, मसलन शर बिरादरी ने, जो वहां बैठे हुए हैं जी, माचका में माची बिरादरी बैठी हुई है। अब माचियों का एक बंदा मर गया जी, तो इनकी तो कौमियत का शुरू हो जाता है, फिर ये उसका मारेंगे, ये उसका मारेंगे, फिर उसका मारेंगे, और पुलिस को फिर ये इस्तेमाल करते हैं अपने बंदों को मराने के लिए। अच्छा। और पुलिस के देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। पुलिस वाले अच्छे भी हो सकते हैं, पुलिस वाले बुरे भी हो सकते हैं। और जो क़यादत है जिसकी मैं बात करता हूं, उन्हें वहां के जुग्राफियाई हालात का पता ही नहीं है। आप देखें, कल आईजी साहब वहां नहीं गए मौके पे, आप आरपीओ वहां मौके पे नहीं गया, जहां शहादतें हुई वहां तो कोई नहीं गया ना। इसका मतलब नो गो एरिया तो इन्होंने बना दिया। अच्छा, बेसिकली आप तो वहां पे रहे भी हैं, आपने उन लोगों को करीब से देखा भी है, उनके बेसिकली मुतालिबात होते क्या हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं? जी, अब तो मुतालबात उनके ये हैं, जो बड़ा मुतालबा है कि जी जो उन्होंने कैंप 2 बनाया हुआ है वो खत्म कर दिया जाए। और पहले भी इसी तरह, देखें मैं आपसे अर्ज करूं, जितने भी अगवा बरए तावान हनी ट्रैप्स के जरिए हो रहे हैं, सब पैसे दे के आते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि पुलिस ने वहां जाके रेड किया और लपक छपक के वो बरामद करके ले आए। वडेरे इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका हिस्सा होता है, पुलिस वालों का हिस्सा होता है, डाकुओं का हिस्सा होता है। 4-4 जगह पे रकम बढ़ती है, करोड़ों रुपए जाते हैं। इसका मतलब ये ताकतवर लोगों की सरपरस्ती से ये पूरा गैंग और ये पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। जी जी बिल्कुल, उनके बगैर तो ये रह नहीं सकते ना। आप जो बड़े सरदार हैं इनके, वो चाहे मजारी हैं, चाहे किसी कौम के बैठे हुए हैं, हर कौम का सरदार होता है वहां। तिलरे बैठे हुए हैं, उनका सरदार है, लुंड है, उनका सरदार है, माछी है, उनका सरदार है। तो ये अपने सरदार से बाहर तो नहीं है। तो फिर ये कैसे क्राइम हो रहा है? अगर ये सारे वहां के वडेरे सरदार इकट्ठे हो जाएं और पुलिस हमारी ठीक हो जाए, जिसका मैं जिक्र करता हूं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी क़यादत जो पुलिस की है, जो वहां का डीपीओ है, वहां का एएसपी, अब यंग एएसपी लगा दिए उन्होंने, सही, जिनको पता ही नहीं है। सही। और फिर उनके मोस्टली जो साथ का, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये 20 खतरनाक डाकुओं के आज आपके अखबारात उठा के देखें तो एक बैक पेजेस पे वो डाकुओं की तस्वीर लिखी हुई हैं और उनके सरों की कीमतें मुकर्रर की गई हैं, उनके नाम तस्वीरें दी हुई हैं। तो समझ में नहीं आता है कि ये आपके करने वाला काम है, ये तस्वीरें आप दे रहे हैं, सरों की कीमतें मुकर्रर कर रहे हैं, किसी आम बंदे ने मारना है जाके। क्या आपका नेटवर्क इतना कमजोर है कि आपको अखबारों में अब इनकी तस्वीरें देनी पड़े? जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये तो बेशक जितनी मर्जी तस्वीरें कर लें, ये इनाम 1-1 अरब रुपया भी कर लें तो वहां कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो बिरादरीज़्म है। वहां उनकी कौमियत के झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर जिसने भी वहां इंफॉर्मेशन दी तो इसका मतलब उसकी पूरी फैमिली उन्होंने बर्बाद कर देनी है, वो तो वहां बैठ ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसने मुखबरी की वो तो वहां नहीं रहेगा, तो वो 1 करोड़ देखेगा या अपनी पूरी फैमिली तो को देखेगा। पंजाब और सिंध अगर मुश्तरका ऑपरेशन करें, जो वज़ीर आला सिंध ने बात की है, तो ये आपको लगता है ये सही रहेगा, होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। देखें, सिंध पुलिस, ये सिंध पंजाब बॉर्डर का जो एरिया है, ये इसलिए खतरनाक है कि जब पंजाब वाले सिंध में रेड करने जाते हैं तो पुलिस फोर्स उनकी जो सिंध वाली मदद नहीं करती। सही। और इसी तरह अगर सिंध वाले आते हैं तो पंजाब वाले मदद नहीं करते। तो इनका तो कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मैं अपनी बात करता हूं, जब जुल्फकार चीमा साहब थे, हम हर हफ्ते एक मीटिंग किया करते थे बॉर्डर पे, जिसमें वहां के जो 5-10 थाने हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो और हम लोग बताया करते थे एक दूसरे को कौन क्या है। क्योंकि मैं आपसे अर्ज करूं कि जो सिंध का बंदा पंजाब में मेरे इलाके में बैठा हुआ है, मैं आराम से पकड़ सकता हूं, लेकिन सिंध वाला यहाँ के रेड करके नहीं पकड़ सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल है और रेजिस्टेंस होती है, हमेशा मज़ामत होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीजुल्लाह खान साहब, एसपी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सिर्फ पंजाब के लिए बिजली के बिलों पर रिलीफ और पावर शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक दूसरे पर तनकीद भी देखने में सामने आती है। दोनों हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान सियासी तनाव में इजाफा उस वक्त ज़्यादा हमें देखने में मिला जब पिछले दिनों लीगी सदर मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को साथ बिठाकर
पंजाब के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया, जिसके बाद दूसरों सूबों की हुकूमतों पर भी ज़ाहिर है अवामी प्रेशर तो आया कि वो भी पंजाब की तरह रिलीफ का ऐलान करें। अब पीपल्स पार्टी वैसे तो इत्तेहादी है और पंजाब में बिजली सस्ती का क्रेडिट भी उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उन पर इत्तेहादी होते हुए बलूचिस्तान और सिंध में उल्टी तनकीद होने लगी। यानी पंजाब में भी क्रेडिट नहीं मिला और बलूचिस्तान और सिंध में अवाम की उम्मीदों की जो जिम्मेदारी थी वो भी उनके गले पड़ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नाम लिए बगैर एक तकरीब में कहा कि अजीब व गरीब ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं, इनकी बेवकूफ़ी के ऐलानात का हम क्या जवाब दें, जिस पर फिर मरीम नवाज़ पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी वज़ीर आला मुराद अली शाह का नाम लिए बगैर सिंध हुकूमत पर तनकीद की कि किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है, तो वो हंस पड़ी। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना और प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं? अब देखें दोनों इत्तेहादियों ने एक दूसरे पर कैसे तनकीद की। आपको सीरियसली बताऊं, मुझे नहीं पता लोगों को टाइम कैसे निकलता है सारा दिन टेलीविजन पे आने के लिए और सिर्फ काम करने के लिए। वी बिलीव इन डूइंग वर्क, वी बीन एबल टू डू वर्क। अभी ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। नाजरीन, इससे पहले कि दोनों इत्तेहादियों के दरमियान मज़ीद इसमें इजाफा होता, कशीदगी में, नाराज़गी में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमने देखा 2 रोज़ पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म हाउस बुलाया। पीपल्स पार्टी की तरफ से शहरी रहमान, नवीद कमर और राजा परवेज़ अशरफ भी इस मुलाकात में थे, जहां दोनों इत्तेहादियों में ज़ाहिर है जो गिले शिकवे थे वो भी उस पर भी बात हुई। हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर से वज़ीर आज़म से पंजाब में जो इनका तहरीरी मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद ना होने का एक बार फिर से शिकवा किया गया कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस मीटिंग के बाद ये पेशरफ सामने आई कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटियों का इजलास कल गवर्नर हाउस में होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी से पहले हम सबको याद है कई बार पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस ना मिलने का शिकवा कर चुकी है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म हाउस में नून लीग और पीपल्स पार्टी के इजलास से ये खबर भी ज़राए से सामने आई कि जहां दोनों इत्तेहादियों में पावर शेयरिंग फार्मूले पर बात हुई, वहीं पर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के वफ्द को अहम कानून साजी पर भी एतमाद में लिया है। क्या है ये कानून साजी, इस पर भी हम प्रोग्राम में पूछेंगे। सवाल ये है कि इस कानून साजी को इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछें तो उनको भी इल्म नहीं है कि ये क्या कानून साजी पीर को होने जा रही है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद कमर साहब, आपका 2 रोज़ पहले जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की, क्या वो इसी हवाले से थी कि जो बिजली सस्ती करने के हवाले से हमने देखा जो मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब में किया रिलीफ, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सिंध में बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है उनके अवाम का भी प्रेशर आया इस हवाले से भी, और पंजाब में आप लोग एक शिकवा करते आ रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही है। एक तहरीरी मुआहदा हुआ था उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या ये सारे मुतालिबात अभी तक सिर्फ मुतालिबात हैं या कुछ लग रहा है कि ये इन पर काम भी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतनी लंबी चौड़ी बात आपने की है, कुछ उसमें से सही है, कुछ इतना सही नहीं भी है। पहली चीज़ तो ये कि ये सारी चीज़ें पैरेलल में हो रही। हमारी जो PMLN के साथ या कम से कम जो उनकी कमेटी है जिसमें जो डार साहब हेड करते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनसे कॉन्स्टेंटली जो है हमारा डायलॉग रहता है। इश्यूज आते हैं, डे टू डे के इश्यूज आते हैं, और आपने देखा कि जो मुआहदा जिसकी आप बात कर रही हैं ज़्यादातर उसमें से जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो चुके हैं, कंप्लाई विद हो चुके हैं। लेकिन आपकी उस हद तक बात दुरुस्त है कि जो अगर लैक ऑफ कंप्लायंस नज़र आता है तो पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से और पंजाब सूबे में पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN का जो फॉर्मूला है उसको किसी एक जगह बिठाने की जो ज़रूरत है उसमें अभी जो है वो चीज़ें उस तरफ नहीं गई जहाँ हम चाह रहे हैं कि वो जाए। तो उस हवाले से क्या मसाइल बीच में आ रहे हैं गवर्नेंस के हवाले से जो बात कर रहे हैं आप? I'm sorry, I didn't get you.
उस हवाले से क्या कंसर्न्स अभी रहते हैं आप लोगों के जो पूरे नहीं हुए अभी तक? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर हम या पार्टनर्स हैं या नहीं है, या हम ऑपोजिशन हैं उधर, तो वो भी ठीक है। हमें सूट करता है कि हम पंजाब में बैठ के ऑपोजिशन हो, लेकिन फिर वो वाली चीज रिफ्लेक्ट बैक करेगी फेडरल पे भी, और फेडरल गवर्नमेंट आपको पता है कि बगैर पीपल्स पार्टी के वोट से सर्वाइव भी नहीं कर सकती। तो ये चीजें हम चाह रहे हैं कि उसको अमिकेबली बैठ के सेटल करें, और पंजाब में भी जो एटीट्यूड फेडरल गवर्नमेंट का है वही पंजाब गवर्नमेंट में भी हो, क्योंकि जो मुआहदे की बात कर रहे हैं या डिस्कशन जो भी है वो दो पार्टियों के दरमियान हुआ था, हुकूमत के साथ या कोई पार्लियामेंट के अंदर की बात सिर्फ नहीं है, एक हाउस में की बात नहीं है, ओवरऑल पार्टीज का था। तो इट हैज टू बी कंप्लाइड विद। जो चीज़ें जहाँ शिकायतें आपने दुरुस्त किया कहा कि जो स्पेस ना मिलने की शिकायत है, वो छोटी छोटी चीज़ें, वो प्राइमरीली वो एटीट्यूड का इशू, कि अगर आप वहाँ हुकूमत का हिस्सा हैं या कम से कम हुकूमत का सपोर्टर्स हैं, तो हुकूमत की तरफ से भी ये आना चाहिए एटीट्यूड कि अगर मेरा कोई बंदे की कोई शिकायत है, मेरा कोई वोटर है उसकी कोई शिकायत है, मैं फोन उठा के और डिप्टी कमिश्नर को या एसपी को या जो भी कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनको वो शिकायत देता हूँ, तो वहाँ से भी जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए ना, जो कि कोई सी सरकारी मेंबर का या सरकारी वजीर को रिस्पॉन्स मिलता है। अगर वो ना मिले तो आपको यही लगता है ना कि आपको जो है वो इस हुकूमत से, अलायंस से या जो भी हमारा सेटअप है उससे बाहर समझा जाता है, तो जाहिर है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है पार्टी। तो ये रिफ्लेक्शन फेडरल में नहीं है, ये शिकायत आपको, आप लोगों को, पीपल्स पार्टी को वहाँ नहीं है। फेडरल के इश्यूज जो होते हैं उसके मैकेनिज्म्स हैं, वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक एक करके ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी दायरे में आ गई हैं। 100% कंप्लायंस नहीं है, हर चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये एटीट्यूड नहीं मिलता। जो अगर इश्यू हम लेके भी जाते हैं तो होता है कि भाई आए बैठे बात करके इसको रिजॉल्व करते हैं, और अक्सर वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो हाँ, आप की बात दुरुस्त है कि जो एटीट्यूड फेडरल गवर्नमेंट का या PMLN का फेडरल लेवल पे जो मिलता है वो हमें पंजाब में नहीं मिलता। इसका मतलब चचा बात सुन लेते हैं, जो उनकी भतीजी हैं वो बात नहीं सुनती हैं। आपको लगता है कि उनकी तरफ से कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं कि पीपल्स पार्टी को ज़रा खींच के रखना है, ज़रा बात नहीं सुननी ज़्यादा, ये इस एटीट्यूड की बात? आई डोंट नो कि इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि पीपल्स पार्टी को दूरी रखना है और उनकी बात नहीं सुननी, या ये इंस्ट्रक्शंस नहीं गई कि भाई पीपल्स पार्टी वाले भी हमारे साथ हैं तो उनके साथ भी ज़रा अच्छा सा सलूक होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या वाकई प्रेशर आया था सिंध में पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर वर्कर्स की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि पंजाब ने जो बिजली वहाँ पर सस्ती की आप लोग भी करें? मेरा ख्याल है कि ये आपका अजम्पशन बिल्कुल गलत है। पहली चीज़ तो ये कि हमारी जो इंटरनल इस पे डिस्कशन हुई है, हमारा ख्याल है कि ये पैसे इस तरह से इस्तेमाल ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि 2 महीने का रिलीफ देना कोई रिलीफ नहीं होता कि आपने बिल में से थोड़ा सा भी काट लिया, फिर 3 महीने के बाद या उसके बाद जो है वो बिल वैसे के वैसे रहे। तो ये क्या है, अगर ये पैसा इस्तेमाल करना है तो हम ये कह रहे हैं कि भाई उसको इस्तेमाल इस तरह से करो कि कोई सस्टेनेबल चीज़ हो ना। चले आप एक लेवल तक के लोगों को कुछ सोलराइज करके दे दें ताकि उनका मसला जो है वो तीसरे महीने में फिर से ना खड़ा हो जाए, बल्कि मतलब सिर्फ ये परसेप्शन की बात तो नहीं आपने ठीक करनी ना कि भाई 2 महीने के बाद थोड़ा सा गर्मी कम हो जाएगी तो लोगों के बिल कम हो जाएंगे तो वो समझेंगे कि ये सुबह। वो तो बड़ा प्राउड फील कर रही है मरियम नवाज साहिबा के पंजाब को देखकर सबकी दौड़ें लग जाती हैं, पंजाब हर चीज पर लीड लेकर जा रहा है। दौड़ें लगती हैं पंजाब में? आई डोंट अंडरस्टैंड। वो कह रही हैं कि पंजाब हर चीज में लीड ले रहा है, मतलब कि पंजाब इतने अच्छे काम कर रहा है कि बाकी सूबों में सबकी दौड़ें लग जाती हैं। आपको भी पता है जो यहाँ जिन चीजों में हम आगे हैं, नहीं क्लेम कर रहा कि हर चीज में हम आगे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम आगे हैं, हेल्थ केयर में हम आगे हैं, कुछ चीज़ों पे वो भी आगे होंगे। पर इस वक्त इशू वो नहीं है ना, इशू ये है कि क्या ये सही पॉलिसी है या नहीं है। हम अग्री नहीं कर रहे कि ये सही पॉलिसी है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे के और फिर
सारा का सारा फिर क्योंकि दैट इज मनी लॉस्ट। वो पैसा इस्तेमाल यूं हो कि एक तो फ्री का पैसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप काट के दे रहे हैं, और जहां से भी काट के दे रहे हैं पहले तो वहां अगर पीएसडीपी से या आईडीपी से आप निकाल रहे हैं तो उसका मतलब वहां जो आपने स्कीमें जो स्टार्ट की थी वो सफर करेंगी, लेकिन उसकी जगह पे अगर कुछ और मिले जो कि लोगों को फायदा दे तो या बिस्मिल्लाह बहुत बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सिर्फ पैसे डुबोने से तो लोगों को रिलीफ नहीं होता है, या सिर्फ कॉस्मेटिक चीजें करके हम जो है लोगों को अगर कुछ कर रहे हैं तो लोगों का गुस्सा 3 महीने के बाद और ज्यादा बढ़ेगा आज से भी। सो लेट अस नॉट डू दैट। सही। नवीद कमर साहब, क्या पीर वाले दिन कोई अहम कानून साजी असम्बली में होने जा रही है? क्या ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में इस हवाले से ले लिया है? ये पहली चीज तो ये कैसे कोई कानून साजी नहीं है जो कि सडनली आएगी मंडे को या जब भी, ना ही इस पूरी मीटिंग में कहीं भी जिक्र हुआ किसी भी नए लेजिस्लेटिव एफर्ट का। तो ये बात तो मैं बिल्कुल डिस्पेल कर लेता हूँ। आई डोंट नो कि ये बात कहाँ से निकली और कैसे फैली। मंडे का मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मंडे को मेनली उसकी इम्पोर्टेंस जरूर है कि एक मसला उठा था जो जजमेंट काजी फैज ईसा साहब ने अपने रिव्यू में दिया था ऑन द इशू ऑफ कादियानीज़, मुबारक सानी केस। जी, उस पे लोगों को काफी एतराज़ात थे और हर किस्म की बातें हुई। आपको भी पता है कि हाउस में फिर वो मामला चला गया लॉ कमेटी के पास। लॉ कमेटी में कुछ दिनों तक तो वो चलता रहा, फिर आखिरी जो दिन था उस दिन 5 घंटे की हमारी मीटिंग हुई जिसमें एक चीज पे गौर किया गया और आखिर में ये फैसला किया गया कि कमेटी रिकमेंड करेगी नेशनल असेंबली को कि गवर्नमेंट इसको रिव्यू कराए। वो एक हद तक तो मामला वैसे भी तय होगा क्योंकि पंजाब हुकूमत ने जब वो पिटीशन की तो उस पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसने उन सारी चीजों को वैसे ही रिवर्स कर दिया। लेकिन बहरसूरत क्योंकि नेशनल असेंबली में ये इशू आया था और लॉ कमेटी ने किया तो उसकी रिपोर्ट मेनली वो प्रेजेंट होगी मंडे को और इंशाल्लाह एडॉप्ट भी की जाएगी। तो दैट इज अ प्राइमरी इशू। ऐसी कोई ढकी छुपी कोई लेजिस्लेशन मेरे कम से कम इल्म में नहीं है जो कि गवर्नमेंट ला रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नमर साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। तहरीक इंसाफ के अंदर सियासी इख्तलाफात जो हैं ये किसी से ढके छुपे नहीं हैं। ये सिलसिला सिर्फ पार्टी रहनुमाओं तक महदूद नहीं रहा बल्कि अब इख्तलाफात का जो सिलसिला है ये नंद और भावच तक पहुंच गया है। जी हाँ, अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान भी जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। नंद ने भावच के पैगाम पर एतराज़ उठाए हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान की रऊफ़ हसन के साथ एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें वो बुशरा बीबी के हवाले से बात कर रही हैं। अब इस चैट ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। जो गुफ्तगू सामने आई है उसमें अलीमा खान ने रऊफ़ हसन को बुशरा बीबी के नाम से मंसूब एक पैगाम भेजा जिसमें बुशरा बीबी ने कहा कि जेल में इमरान खान के साथ उन्हें अकेले मिलने नहीं दिया गया। पैगाम में बानी पीटीआई और जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर इमरान खान की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि इमरान खान को पता है कि जेलर पर मुझे मारने के लिए दबाव डाला जा रहा है, अगर मुझे मारा गया तो अवाम तुम्हें नहीं यानी जेलर को नहीं छोड़ेंगे। बुशरा बीबी के पैगाम में अस्करी क़यादत पर भी तनकीद की गई। ये पैगाम रऊफ़ हसन को भेजते हुए अलीमा खान ने रऊफ़ हसन से कहा कि बुशरा बीबी का जो पैगाम है ये अहमकाना है। ये जो बुशरा बीबी की डिसइंफॉर्मेशन सेल है ये लोगों को उकसा रहा है, तो लिहाजा इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। उन्होंने रऊफ़ हसन को ये हिदायत की कि बानी पीटीआई की ऐसी कोई भी बात बुशरा बीबी से नहीं हुई है। अलीमा खान के बुशरा बीबी के इस पैगाम को रोकने की जो ये कॉन्वर्सेशन है इसको लेकर
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इसे PTI के अंदर एक ग्रुपिंग का नाम दिया। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिए। आज जो अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई। नंबर एक, ये एक डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। अब ये जो अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप के दरमियान कशीदगी है, ये मकाफात अमल है कि जब मुल्क के अंदर आप लोगों को तकसीम करेंगे, लोगों में नफरतें जो है वो फैलाएंगे, माशरे को तकसीम करेंगे, तो आज आपकी अपनी पार्टी ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि शदीद तकसीम का शिकार है। सवाल ये है कि क्या वाकई अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान पार्टी की फैसला साजी अपने हाथ में लेने की जंग है? दूसरी तरफ PTI के जलसे की जो मनसूखी है, इस पर अभी तक सवालात उठ रहे हैं। आज़म सवाती सुबह 7 बजे कैसी अडयाला के अंदर इमरान खान के पास पहुँचे। इस पर न सिर्फ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने सवाल उठाए, बल्कि कल तक हुकूमत भी इस मुबैना सहूलतकारी से लाताल्लुक दिखाई दी। लेकिन गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि हुकूमत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। अकील मलिक के मुताबिक सुबह सवेरे मुलाकात में हुकूमत और ताकतवर हल्के ऑन बोर्ड थे, मगर PTI किसी भी किस्म की सहूलतकारी लेने से इनकारी है। कल जेल में सहाफ़ियों ने भी इस हवाले से इमरान खान से सवालात किए कि रात के पिछले पहर आपने आज़म सवाती को पैगाम किसके ज़रिए भेजा, पैगाम रसान कौन था, फ़ोन की सहूलत कैसे मिली। सहाफ़ी के सवाल पर इमरान खान मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि इसका जवाब रहने दें, लेकिन ये लाजमी लिखना कि जेल में मार्शल लॉ लग गया है। सहाफ़ियों से भी डिटेल में कल इमरान खान ने गुफ्तगू की। दूसरी तरफ KP के हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का ये मानना है कि वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया, ना अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से कोई बात हुई। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि अगर हुकूमत की मर्ज़ी शामिल नहीं तो कोई पार्टी रहनुमा इमरान खान से नहीं मिल सकता, या फिर इन मुलाकातों का सोर्स कोई और है। ये सारा मामला क्या है, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नईम हैदर पंजोता साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर साहब, ये रऊफ हसन और अलीमा खान साहिबा की जो व्हाट्सएप एक चैट सामने आई है, जिसके मुताबिक अलीमा खान साहिबा ये बताने की कोशिश कर रही हैं रऊफ हसन साहब को कि बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन फैला रही हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, उन्हें इमरान खान से अकेले में मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन है, ये लोगों को इससे उकसाया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। तो क्या ये बात वाकई दुरुस्त है कि इमरान खान साहब से ऐसी कोई बातें बुशरा बीबी की हुई नहीं और ये वाकई डिसइंफॉर्मेशन है जिसका इजहार अलीमा खान, इमरान खान की बहन कर रही हैं? देखें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक व्हाट्सएप चैट की बात है, तो मेरा ख्याल में इस तरह के प्रोपेगेंडे हमने पहले भी देखे हैं, मुख्तलिफ हमने पहले भी ऑडियो सुनी है जिसमें फैब्रिकेशन भी की जाती है। सबसे पहले तो मेरा ख्याल में अगर उनकी अपनी स्टेटमेंट आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, कमेंट करना भी आसान होगा कि क्या उन्होंने बात की है या नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जहाँ पर अतातार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी कि देखें ये डिसइंफॉर्मेशन जो है फैलाते हैं, फिर मेरा ख्याल में डिसइंफॉर्मेशन को साथ ये भी जोड़ देते हैं कि देख लें जी सेल इधर से ही बरामद हुआ कि अलीमा खान इस सेल को कंट्रोल कर रही थी जो रियासत के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करता है और पाकिस्तान के खिलाफ जो तोड़ने की कोशिश करता है। शायद उनको अपने बुज़रा की, अपने जो इस वक्त वज़ीर आज़म उनके सो कॉल्ड हैं, उनकी या उनके जो सरबराह हैं पार्टी के नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट जो है वो भूल गई हैं। तो उन्होंने भी आज तक क्या क्या बातें की हैं और ऑन रिकॉर्ड की हैं और अभी भी मौजूद है और पिछले एतवार में भी की। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये है कि एक जो है ना खबर की जिन्नत बनेगी, एक खबर मिलनी चाहिए, उसके ऊपर फिर पूरा जो है वो एक हाइप क्रिएट की जाती है। लेकिन इस पर अगर ये उनकी चैट ना होती, ये गुफ्तगू ना होती, तो वो तरदीद भी कर सकती थी अलीमा खान साहिबा। बिल्कुल उन्हें करनी चाहिए, अगर उनकी चैट नहीं है तो उन्हें करनी चाहिए। और अगर नहीं आई इसका मतलब उन्हीं की चैट है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर उनकी चैट है तो फिर उन्हें बताना चाहिए कि मैंने चैट के अंदर क्या बात की, मकसद क्या था। अगर उनकी नहीं है तो उन्हें तरदीद करनी चाहिए। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई तरदीद नहीं आई। लेकिन मैं साथ में आपको यही ऐड किया है कि ये एक प्रोपेगेंडे जो हैं वो किए जाते हैं, लेकिन मकसद जो फोकस होता है ना उससे हटाया जाता है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर जो है तवज्जो हटाने के लिए इन्हें कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है कि तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ दिया जाए कि आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप झूठी खबरें फैलाते हैं। भाई हमें क्यों झूठी खबरें फैलाने की जरूरत है? क्या मुल्क के अंदर कानून है?
क्या मुल्क के अंदर आइन की पामाली नहीं हो रही? क्या मुल्क के अंदर जो है वो लोगों के घरों में छापे नहीं मारे जा रहे? क्या वीडियो कैमरे जो हैं वो लोगों के घरों में नहीं लगाए गए? क्या जजेस को हरासा नहीं किया जा रहा? क्या धांधलीज़दा इलेक्शन नहीं हुआ? तो जितने सारे फैक्ट्स हैं वो उसको जो है साइड पर करने के लिए हमेशा ये प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि आवाज़ बंद। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का जलसा मंसूख किया गया, हालात बताए गए, हालात से इन्फॉर्म रखा गया, बकौर बैरिस्टर अकील मलिक साहब के हुकूमत ने रब्ता किया अली अमीन गंडापुर साहब से, अली अमीन गंडापुर साहब से रब्ता करवाया गया इमरान खान साहब का, और ये इमरान खान साहब ने कल जेल में भी कहा कि अगर ये जलसा मंसूख ना करते तो ये ख़दशा था, इन्फॉर्मेशन थी कि 9 मई दोबारा हो सकता था। तो ये तो हुकूमत ने अच्छा किया किसी भी कोई इंतशार से बचने के लिए कि आप लोग दोबारा 9 मई में फंस सकते हैं। अगर हुकूमत इंतशार चाहती या तहरीक इंसाफ को दोबारा 9 मई जैसे चक्कर में फंसाना चाहती तो फिर आप लोग जाते, करते, जो मर्जी करते। हुकूमत ने तो आप लोगों के लिए अच्छा किया। नहीं, देखिए बात यह है कि जो बैरिस्टर अकील साहब बात कर रहे हैं ना, वो बड़ी गलत बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो झूठा एक बयानिया लेकर अपने लीडरान का, क्योंकि वो भी फॉर्म 47 के मुताबिक उन्हें बनाया गया, हाफ लीड से वो हारे हुए, पता नहीं मेरे ख्याल में 15,000 या 16,000 या उससे भी कम उसको वोट मिला है। वहाँ पर हमारे तैमूर मालिक हैं, उनकी वालदा जो है इलेक्शन लड़ी है, वो भी हारा वो बंदा। और जब एक बंदे की बुनियाद ही झूठ के ऊपर मबनी होगी, वो फॉर्म 47 लेकर किसी जगह पर आकर बैठा हो, तो फिर डेफिनेटली उसने उस चोरी को के ऊपर 1000 झूठ बोल रहे हैं, एक झूठ। तो आप ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर अकील मलिक झूठ बोल रहे हैं कि हुकूमत के कहने पर अली अमीन गंडापुर साहब ने सारा ये अरेंजमेंट किया और ये जलसा मंसूख किया, हुकूमत ने नहीं कहा था, वो झूठ बोल रहे हैं अकील मलिक साहब। वो झूठ बोल रहे हैं। देखें, इनको खुद नहीं पता कि वो कॉल कहाँ से आई, कैसे गई और किस वक्त मुलाकात होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम तमाम लोग वकला और सियासी रोमानी जितने रहनुमा हैं वो सारे जाते हैं, कहते हैं पोलिटिकल मुलाकात के ऊपर पाबंदी है, कोई आप सियासी बात नहीं खान साहब से कर सकते। अचानक से दरवाज़ा खुलना, तो इसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान है। और ये सवालिया निशान कल भी मैंने छोड़ा था कि आपने फ़ौरन आकर क्यों नहीं स्टेटमेंट दी कि हमने मुलाकात करवाई है। आपने उस दिन 22 तारीख को शाम को क्यों नहीं कहा? क्यों 23 तारीख को आपको, जो आपके पास है ही नहीं है, खान साहब ने कोई फ़ोन पे खुद बात नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि खान साहब का मैसेज भिजवाया गया कि आप आइए। नंबर 3 बात ये है कि खान साहब ने मैसेज किसके जरिए भिजवाया? डेफिनेटली फ़ोन किया गया ना, फ़ोन किया गया कि आपको जो है खान साहब मिलना चाहते हैं। अब 7 बजे वैसे गेट नहीं खुलता कभी भी, लेकिन इनके लिए गेट भी। अच्छा, फिर 2 बजे का टाइम है, सुबह मुलाकात करवा दी गई। अच्छा, करवाई क्यों गई है? मकसद क्या था? मकसद उसके अंदर रीज़न क्या थी? क्यों ऐसी मजबूरी बनी, ये करना पड़ा? मजबूरी इस वजह से बनी क्योंकि मुल्क के अंदर जब कर्फ्यू लगा दिया गया था, मोटरवे बंद कर दी गई, तमाम रोड्स बंद कर दिए, हर चीज़ बंद कर दी गई। उसके बाद इन्होंने देखा कि आवाम का समंदर तो हम नहीं रोक पा रहे, केपी से अभी काफिले जो हैं वो आने हैं और पंजाब भी इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। हर बंदा अपने अपने सोर से, और कुछ हमारे दोस्त हमने पहले ही बुला ली थी इस्लामाबाद में, और हर सूरत जलसा होना था। ये तो बात आप कर रहे हैं, ये बात तो फिर इमरान खान को कल करनी चाहिए थी ना। जब अडयाला में उन्होंने सहाफ़ियों से बात की तो इमरान खान साहब के ये अल्फाज थे कि अगर हम ये जलसा मनसूख ना करते तो इंतशार का खदशा था, 9 मई दोबारा कोई ऐसा वाक़या होकर फिर इन लोगों ने हम पर डाल देना था। तो अगर ऐसी कोई बात थी तो खान साहब को ये बात करनी चाहिए थी कि ये डरे हुए थे, ये जलसे से डरे हुए थे, इसलिए इन्होंने मनसूख किया। लेकिन खान साहब का तो मौक़िफ़ कुछ और है जो उनको बताया गया। देखें, इनको क्या ज़रूरत पड़ी वो गेट खोलने की? इनको इसी वजह से ज़रूरत पड़ी ना कि लोग नहीं कंट्रोल हो पा रहे। और खान साहब ने क्यों किया? खान साहब ने इसी वजह से किया कि 9 मई दोबारा उस तरह का जो इंसिडेंट ना हमारे खिलाफ, जैसे वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था कि हम तो हमेशा निकले हैं, पुरअमन निकले हैं, पुरअमन जमात है, ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, हर तरह के लोग जो हैं हमारे एहतजाजों में आते हैं, जलसों में आते हैं, रैलियों में आते हैं, जुलूसों में आते हैं। क्या इन लोगों के साथ हमने किसी कोर कमांडर हाउस पे हमला करना था? नहीं, हम पुरअमन जमात हैं। 27 साल खान साहब की हिस्ट्री के अंदर आज तक कोई पुरतशद्दुद वाक़या नहीं हुआ। ये भी 9 मई का हमारे ऊपर, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? 27 सालों में पहले क्यों नहीं हुआ? अगर इमरान खान कानून की बालादस्ती ना चाहता होता या ना करता होता तो ये कौम उसके पीछे ना खड़ी होती। नंबर 2 बात यह है कि उसने कल भी, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि 8 सितंबर को जो खान साहब भी कह रहे हैं कि हर हाल में जलसा करेंगे, मनसूख भी करेंगे, तो इस बार हम लोगों ने रुकना नहीं है, इस बार हम लोगों ने जलसा करना ही करना है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो खदशात आप लोगों को है कि 9 मई का मुद्दा दोबारा इस तरह को वाक़ करके आप पर ना डाल दिया जाए? लोग बकौल आपके कि कल भी 22 को भी लोग तैयार थे और मोटरवे पे थे, लोग पहुंच रहे थे, बड़ी तादाद में पहुंच रहे थे, फिर तो लोग 8 सितंबर को भी पहुंचेंगे, फिर सब कुछ यही होगा। नहीं, देखें, मैं अपनी बात जो है उसके अंदर एक जुमला ऐड कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि खान साहब ने जलसा मुलतवी किया,
उन्होंने अपने इस मुल्क का ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि हम इंतशारी टोला नहीं है, हम पुरअमन जमात। उन्होंने एक दफ़ा फिर मैसेज दिया और हम 12 ये मैसेज दे रहे हैं। तीसरी दफ़ा हमारा जलसा मुलतवी किया गया है। हम आखिरी दफ़ा हमने यही कहा है कि अब हमने जलसा हर सूरत करना है, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है। कोर्ट में जाकर यही इंतजामिया कहती है कि कोई इन्हें कदगर नहीं है, ये इस दिन के ऊपर, इस जगह के ऊपर कर ले। उनकी मर्जी के मुताबिक दिन और जगह का तयन किया जाता है और फिर ऐन मौके पर कैंसिल कर दें। इसमें इनकी बदनीति है। वो इसलिए है क्योंकि फार्म 47 वाले नहीं चाहते कि उनके डाके की ऊपर बात की जाए। लिहाजा अवाम का हक है, अवाम का राइट है जो आईने पाकिस्तान उन्हें देता है। उन्होंने 8 तारीख को निकलना है और अपना जलसा करना है, आरजूत करना है। इस दफा भी किया गया, जिसमें कंप्रोमाइज किया गया इस बात के ऊपर कोई इंतजार, और दूसरा मजहबी जमातें जो हैं वो इस्लामाबाद में आई थी। 8 को हर सूरत जलसा होगा। हमने कह दिया कि आखिरी दफा, और ये इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से कॉल होगी। लीडरशिप इसे ऑन करेगी, ऐसे कोर कमेटी ऑन करेगी, इसे तमाम सीनियर लीडरशिप ऑन करेगी, ना कि कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज करके कि हमारा ही कोई बंदा मार के और हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करें। हम पे कर लें, लेकिन खान साहब का नाम उसमें कोई भी ना लाए, क्योंकि हम खुद ये फैसला अगर इस सारे वाक़े में ये सारी पैगाम रसानी और ये सारा अरेंजमेंट है, अगर आपकी बातों का निचोड़ निकालें तो लगता है कि सब कुछ के अरेंजमेंट पर हुआ है। तो इसका मतलब है कि वहाँ आप लोगों के राब्ते हैं, कोई बैकडोर कोई चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए, बात यह है कि हमारा कोई राब्ता नहीं है। हमारा राब्ता होता तो आज हम जेल में ना पड़े होते। नंबर 2 बात यह है कि जिनको ज़रूरत पड़ी आप उनसे पूछें कि क्यों आपको ज़रूरत पड़ी। नंबर 3 जो आकर गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हमने अली अमीन को फ़ोन किया और कहा कि ये ना किया जाए, उनको जरा कहें कि आप हलफ पर ये बता दें कि आपने फ़ोन किया। तो अली अमीन गंडापुर साहब आए ना, अली अमीन गंडापुर साहब आकर इसको वाजे करें ना कि क्या वाकई वफाकी हुकूमत ने या हुकूमत की तरफ से उनको ये पैगाम मिला या नहीं मिला। सारा ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ना आपको वजाहत देने की ज़रूरत है, ना किसी और को वजाहत देने की ज़रूरत है। गंडापुर साहब सामने आए, मीडिया से बात करें। खान साहब ने कल बता दी, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ मैं इनसे क्यों बात करनी है, इन्होंने मुझे क्यों पैगाम देना, मेरी इनसे कोई बात नहीं। कल खान साहब ने बताया। नहीं तो गंडापुर साहब को भी तो बताना चाहिए ना आके। आप बिल्कुल पूछें, सवाल करें जी, आपका हक है, आप पूछें उनसे, वो बताएंगे। हमें बताया ना उन्होंने, हमें बताया कि कोई इधर से नहीं मामला हुआ, वो कहीं और से ही हुआ है और वो हमें उन्होंने सारी ब्रीफिंग दी है। आप भी पूछना चाहते हो तो पूछ लें, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। इनसे जरा पूछें कि आप हलफ दे दें कि आपने फोन किया, नहीं किया। और अगर समझें, अगर ये कर लें कि इन्होंने फॉर एग्जाम्पल किया है कि आप ना करें, तो फिर इसका मतलब ये है ना कि घुटने टेक गए। फिर वो तो कहते हैं आप लोगों की तैयारी नहीं थी। देखें, हमारी तैयारी ना होती तो फिर क्यों कंटेनर आपको यहाँ पर लगाने पड़ते, क्यों 25,000 एहलकार ले आते, क्यों आपने फिर मोटरवे बंद की, क्यों आपने रोड, क्यों आपको उस जलसागाह जाना पड़ा, क्यों आपने फिर एनओसी कैंसिल की, क्यों रात घरों में आप छाप रहे थे। तैयारी ना होती तो ये सारा क्यों करना पड़ता। हर इदारा जो है इस्लामाबाद का बंद कर दिया, क्योंकि आपको पता है आवाम का समंदर आ रहा है और उसे रोकने के लिए पूरी रियासत जो है वो लगी हुई है और लोगों पर जुल्म कर रही है। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब आते, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे हाथ ताकतवर के लिए पाकिस्तान का निज़ाम और है और कमज़ोर के लिए और। 19 अगस्त के दिन दौलत और ताकत के नशे में गुम एक बाअसर खातून ने अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार एक गरीब बाप को और उसकी नौजवान बेटी को कुचल दिया। गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक होने वाली आमना घर में सबसे छोटी और बाप की लाडली थी। बाप ने साइकिल पर पापड़ बेच कर बेटी को तालीम दिलवाई, लेकिन जब बेटी बाप का हाथ बटाने के लिए काबिल हुई तो बाप के ख्वाब रहे और ना ही पूरा करने वाली बेटी। अभी गिरफ्तारी हुई भी नहीं थी कि सोशल मीडिया पर लैंड क्रूज़र और मोटरसाइकिल के फ़र्क से पाकिस्तानियों के ने अंदाज़ा लगा लिया कि अब इस मुकदमे पर इंसाफ कैसे होगा। शहरियों के हुजूम में मुलजिमा की गिरफ्तारी हुई, लेकिन साथ ही खदशात के मुताबिक मुलजिमा नताशा दानिश को जहनी मरीज़ा साबित करने की कोशिश की गई और मुलजिमा की आर्जी मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई गई, जिसमें बताया गया कि खातून साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ज़ेरे इलाज है, वो होशो हवास में नहीं है, इसलिए इसे अभी अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि ये जहनी मरीज़ा नताशा दानिश 9 कंपनियों की डायरेक्टर है, जिनमें मेट्रो कैपिटल लिमिटेड और SNDN लिमिटेड नामी कंपनियों की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO है। सोशल मीडिया शहरियों का ठीक ठाक दबाव है, लम्हा बलम्हा इस मुकदमे को देखा भी जा रहा है। ऐसे में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी
जहाँ भाग होने वाले बाप बेटी के घर गए, दावा किया कि नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। ये बात तो दुरुस्त है कि कोई कितना भी ताकतवर हो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता, बिल्कुल नहीं बच सकता, लेकिन ज़मीन पर इंसाफ करने का इख्तियार अदालतों के पास है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से अदालत में एक सर्टिफिकेट पेश किया गया है जिसमें नताशा को जहनी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद करार दिया गया है। तहकीकात में ये इंकशाफ हुआ है कि मुल्जिमा के पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हादसे के वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक छोटी सी सड़क पे, कोई मेन रोड नहीं है, वो कोई हाईवे नहीं है जिस पर स्पीड शायद ऐसी एक रोड है जिस पर आप 30 किलोमीटर फ़ी घंटा जो है, इससे ज़्यादा आप वहाँ गाड़ी चला ही नहीं सकते। नहायत तेज़ रफ्तार सफ़ेद लैंड क्रूज़र वहाँ पर आती है, ऐसे टक्कर मारी जाती है जैसे किसी हाईवे पर रेस लगी हुई हो। अब मुकाबला एक गरीब पापड़ फरोश के लवाहिकीन और एक अमीर खातून के दरमियान है। सबकी नज़रें इस मुकाबले के नतीजे पर लगी हुई हैं। देखना यह है कि अब जीत इंसाफ की होगी या यहाँ भी कानून को पैसे और ताकत के ताबे किया जाएगा। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उज़ैर गौरी साहब, ये एडवोकेट हैं कंप्लेनेंट के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब आपका। उज़ैर साहब, अभी तक तो सारी कोशिशें ये हो रही हैं कि नताशा को जहनी मरीज़ा साबित किया जाए, और अब तो सोशल मीडिया पर ये बहुत चल रहा है कि शायद नताशा को पाकिस्तान से भेज भी दिया गया है, निकाल दिया गया है, इस केस का कुछ नहीं होना। शाहरुख जतोई का जो तकरीबन 10-12 साल पहले जो वाक़या हुआ था उसकी मिसाल भी हम लोगों के सामने है। तो आपको लग रहा है कि इसमें इंसाफ मिलेगा इन लवाहिकीन को? इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। और ये सारी अफवाहें हैं कि उसको बाहर भेज दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको बाहर भेजा है। वो अभी भी जेल के अंदर मौजूद है। और मैं ये दरख्वास्त करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से कि ऐसी अफवाहें अगर उड़ाई जा रही हैं, ये इसको बंद किया जाए। और आप देखें इंसाफ का, आप देखें जुडिशरी हमारे साथ इस टाइम पे खड़ी भी है। इन्होंने तो कोशिश की थी कि सिर्फ 320 वहां पर बेलेबल सेक्शन लगाकर जो है ना उसको खातून को बाहर लेके आ जाएं, लेकिन पूरे अवाम की तमाम जो तालिब इल्म है उनकी एफर्ट से और सोशल मीडिया और आप लोग के प्लेटफॉर्म से खास तौर पे जो हमें सपोर्ट मिली, उसके बाद जो है ना 322 वहां पर लग गया। लेकिन जब ये हादसा हुआ उस वक्त भी हमने देखा बड़ी वियर्ड हरकतें कर रही थी नताशा साहिबा, अजीब अजीब तरीके से इशारे कर रही थी। कुछ लोग वहाँ बता रहे थे कि अजीब तरीके से वो बात भी कर रही थी। बाद में जब जहनी मरीज़ा साबित करने की कोशिश की गई तो लगा कि क्या वाकई वो जिस तरीके से वो उस दिन बिहेव कर रही थी, वियर्ड हरकतें कर रही थी, क्या वाकई वो जहनी मरीज़ा हैं? अच्छा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूं। जैसे ही जब रिमांड पहला इसका पेश हुआ था, उस दिन तो शाहदुल लतीफ बड़ाई साहब के सिलसिले में छुट्टी थी। अगले दिन जब ये पेश हुआ है रिमांड इसका, ठीक है, तो इसके ऊपर 322 लगा दिया गया था। और उसके वक्त बाद में अगर आपने नोट किया हो तो मैं फौरन जो है एक मीडिया के ऊपर मैंने आके एक बात की थी कि अगर ये खातून पागल हैं, ठीक है, अगर इनका दिमागी तौजुन ठीक नहीं है, तो जो आदमी इनको गाड़ी दे रहा है उस आदमी की तो नीयत कि आम आवाम का कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि नहीं, वो उनके वकील बता रहे हैं ना, उनके वकील ने बताया कि बताए बगैर घर से निकल गई। देखिए, लेकिन ना देखिए, ये वाली प्ली सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मीडिया पे ली है। ये वाली प्ली उन्होंने कोर्ट के अंदर नहीं ली, ये मैं स्पेसिफिक कर दूं आप, ये वाली प्ली कोर्ट के अंदर नहीं ली। और अगर ये वाली प्ली लेते हैं तो फिर 114 सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड का जो है वो लगता है। वैसे भी वो लग रहा है उसके ऊपर, क्योंकि उसका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है, तो उसके ऊपर 322 यूके का लगा। उनके पास यूके का लाइसेंस है। जी, यूके का लाइसेंस है, वो सिर्फ वैलिड होता है 6 महीने के लिए। उसके पाकिस्तान में उस लाइसेंस की अब कोई अहमियत नहीं है। इसी वजह से इसके ऊपर खातून के ऊपर 322 लगा है। और 322 के साथ साथ दूसरा सेक्शन जो लग रहा है वो 114 लग रहा है उस गाड़ी के मालिक के ऊपर, क्योंकि गाड़ी का मालिक उतना ही जिम्मेदार है जितनी ये खातून है। क्योंकि ऐसी खातून जिसके पास लाइसेंस ना हो उसको गाड़ी दे देना, तो ये गाड़ी किसके नाम थी? गाड़ी इस खातून के नाम पे है? नहीं, गाड़ी कंपनी के नाम पे है। मेरा इत्तफाक ये हुआ था कि कल मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास गया था और मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बहुत डिटेल में बात हुई, तो मुझे तो कोई सेटिस्फैक्टरी रिमार्क्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से या वो कहते हैं ना स्टांस उसकी तरफ से नहीं आ रहा था। मैंने उससे सवाल पूछे, मैंने उससे ये वाली बात पूछी कि भाई तुमने सीसीटीवी फुटेजेस तो ले ली, तुमने इसका फोरेंसिक करवाया? कह रहे नहीं, मैंने अभी तक फोरेंसिक इसका नहीं करवाया। फिर मैंने उससे ये वाली बात पूछी, तुमने डीवीआर लिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायरमेंट है प्रूफ करने के लिए ऑफेंस को, उसने डीवीआर भी नहीं लिया था अभी तक।
फिर मैंने उससे और सवाल जब करना शुरू किया रिगार्डिंग 114 के भाई गाड़ी का जो मालिक है, गाड़ी तो कंपनी के नाम पे है, तो कंपनी ने यकीनी तौर पे किसी ना किसी को अलॉट की होगी ये वाली गाड़ी। तो वो कहता है कि आप मुझे प्रोसीजर बता दो। तो इस पे मैं हैरान परेशान रह गया। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई एफबीआर रिकॉर्ड निकालो, कंपनी जाहिर सी बात है एसईसी पे रजिस्टर्ड होगी, वहां से उसका रिकॉर्ड निकालो, किसके नाम पे अलॉटमेंट हुई है गाड़ी वो निकालो, तुम्हें आराम से पता चल जाएगा गाड़ी किसके नाम पे है। तो जिसके भी नाम पे है उसने अगर गाड़ी दी है तो 114 पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर आता है। सही। अच्छा, इसमें कोई प्रेशर, कोई लेन देन का मामला जो उनके लॉयर ने भी बात की, क्या लवाहिकीन पर, जो मकतूलीन हैं उनके लवाहिकीन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि दियत लेकर मामले को रफा दफा करें, ख़त्म करें? देखिए ऐसे केसेस में प्रेशर बिल्कुल आता है और बिल्कुल आ रहा है। अच्छा। लेकिन मैं ये बात कैटेगोरिक कर रहा हूं मैं ये बात यहाँ पर कि जो इम्तियाज आरिफ साहब हैं जो कंप्लेनेंट है केस के, उन्होंने क्लियर कट ये वाली बात बोल दी है कि हमें दियत नहीं चाहिए है क्योंकि ये पाकिस्तान की बेटी थी, अब ये नहीं रही है, तो इसको इंसाफ दिलाना है और सजा दिलानी है इसको। तो उनकी तरफ से तो एक क्लियर कट स्टांस आ गया है। सही। अच्छा, वो किसी किस्म का लेन देन और समझौता करने पे तैयार नहीं है इस पर? नहीं, किसी किस्म का लेन देन नहीं है। मैं एक बात यहाँ पर एक और बताता चलूं कि 322 की जो सजा होती है ना वो सिर्फ दियत होती है, ये मैं क्लियर कर दूं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर 320 रीड विद 322 है। अब 320 की अलग सजा है। वो क्या है? 27 की दोबारा पूछिएगा। 320 की जो वो उसकी क्या सजा है? 10 साल। ठीक है, इसी तरह 427 की अलग सजा है, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग 269 की अलग सजा है, इसी तरह 337 जी जो लोग जख्मी हुए उसकी अलग सजा है। जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जब पकड़ा, उसको लेके गए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तो ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि जिस तरीके की वो वियर्ड हरकतें करी थी वो अपनी सेंसेस में नहीं लग रही थी? क्या उस वक्त भी कोई नशे वशे में या कुछ ऐसा तो कुछ नहीं था? अच्छा, इसके बारे में मैं एक बात बताऊं आपको कि मैंने आईओ से मैंने पूरी रिपोर्ट कॉल की थी। आप ये देखें ये हरकत हुई क्या है। अब जब एक आमना और इमरान जब शहीद हो गए और उनके जो ये चचा हैं ये वहां पर जब जाते हैं, इमरान के जो भाई इम्तियाज साहब अस्पताल में जाते हैं, वहां पर उनका 154 रिकॉर्ड होता है और नॉर्मल से सेक्शन ऐड कर दिए जाते हैं एफआईआर के अंदर। मुझे समझ में नहीं आया क्या जल्दी थी इतनी। भाई तुम मेडिकल रिपोर्ट का वेट कर लेते हैं। मेडिकल रिपोर्ट का वेट नहीं किया। अब जब मैं कल जाके पूछता हूं कि मेडिकल रिपोर्ट आई है या नहीं आई है, वो कह रहे हैं अभी तक नहीं आई, बल्कि जो यूजुअल टाइम है मेडिकल रिपोर्ट का आफ्टर यूरिन और जो ब्लड लेने के बाद वो 3 दिन का होता है, 3 मैक्सिमम। अभी तक मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं आई कि जिसमें पता चल सके कि मसला क्या था? जी कल रात तक नहीं आई थी तो मैं शोर करके आया। मैंने कहा यार ये कुछ काम कर रहे हैं आप लोग, आपने मेडिकल रिपोर्ट अब तक नहीं ली। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के बाद फिर सेकंड टेस्ट भी होता है, इसका जीसीएमएस का टेस्ट होता है, सेकंड टेस्ट होता है कंफर्मेशन के लिए कि ये ड्रग अगर एडिक्ट है तो कितने अरसे से है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट अभी तक आई। बहुत शुक्रिया अजीज गौरी साहब हमारे साथ थे। बहुत आपका नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।